अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका है नर्व एंड मसल। हमने स्टार्ट में आपके चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने दो चैप्टर्स पढ़े थे। एक आपके था दो टिश्यूज पढ़े थे, एक आपकी एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा आपके पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू। अब हम रिमेनिंग टू टिश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हैं नर्व टिश्यू और आपका मसल टिश्यू। अच्छा, सबसे पहले हम नर्व को देख लेते हैं। नर्व बेसिकली आपका क्या होता है? नर्व बेसिकली आपका एक्साइटेबल टिश्यू बोलते हैं इसे। ठीक है, नर्व किससे बना हुआ है? नर्व आपका बेसिकली न्यूरॉन सेल से बना है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जो कि बेसिक एनालाइजेशन में रोल प्ले करता है और सेकेंडली आपका कंट्रोलर है। ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपका न्यूरॉन है। और न्यूरॉन मिलके आपका नर्व टिश्यू या नर्व सेल बनाते हैं। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये बेसिकली इम्पल्स के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो भी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है, जो भी सेंसेशन फील कर सकते हैं आप, ठीक है, और जो भी रिसीविंग का या सेंडिंग का काम है वो कौन कर रहा है? वो आपकी ये नर्व्स ही करेंगे। दैट से आपकी हैंड की कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी ना तो सेंसेशन यहाँ से आपके ब्रेन तक जाएंगी, ना ब्रेन से वापस आ सकेंगी। तो आपका जो लिम्ब, जो आपका हैंड है या आपकी जो लिम्स है, उनमें क्या आ जाएंगी? उसके डिसफंक्शनिंग आ जाएगी। ठीक है, वो वर्क नहीं कर सके क्योंकि उसमें सेंसेशन फील ही नहीं हो सक रही, ना ही रिसीव हो रही हैं और ना ही वो क्या हो रही हैं, सेंड हो रही हैं। तो नर्व्स का बेसिकली काम क्या है? ट्रांसमिशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट आपके 12 ट्रिलियन तक न्यूरॉन्स हैं। ये आपकी हाईली डिफ्रेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड एक्साइटेबल सेल्स हैं जिनके सबसे पहला काम बता चुकी हूँ कि रिसीव करते हैं सेंसेशंस को। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई बेसिकली सिग्नल्स को बोलते हैं। तो कोई भी सिग्नल है, कोई भी सेंसेशन है, उसको फील करने का काम कौन करता है? उसको फील करने का काम आपके न्यूरॉन्स करते हैं या नर्व्स करते हैं। सेकंड है उसके जो आपका उसने सिग्नल रिसीव किया, उसके रिजल्ट में जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो क्या करेंगे? इम्पल्स जनरेट करेंगे। इम्पल्स जनरेट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस करेंगे फ्रॉम अदर नर्व सेल्स टू दी इफेक्टर्स। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है? नर्व सेल से इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स तक जो सिग्नल्स वापस लेके आते हैं ब्रेन से, वो काम भी कौन करता है? वो भी आपके नर्व्स ही करते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपकी सेल बॉडी आ जाती है, डेंड्राइट आ जाते हैं और एक्सॉन्स आ जाते हैं। डेंड्राइट्स बेसिकली आपकी सेल बॉडी के ही प्रोजेक्शंस को बोलते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, आगे सेल बॉडी में ट्रांसफर करना। सेल बॉडी में फिर क्या होता है? फर्दर सिग्नल आगे ट्रांसमिट करती है, वो सिग्नल ट्रांसमिट करके एक्सॉन में भेजती है। एक्सॉन फिर फर्दर क्या होते हैं? कोलेटरल्स में डिवाइड होते हैं और कोलेटरल्स आगे जाकर आपकी एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक्सॉन के ऊपर आपको एक शीट सी नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। और जो जो आपकी माइलिन शीट है उसमें जो थोड़ी सी डिप्रेसिव वाला एरिया है, डिप्रेशन है, उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो आपकी जो बॉडी है उसमें दो टाइप्स की न्यूरॉन्स होती हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं इनमें ज़रा सिग्नल जो ट्रांसफर है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वो इस वजह से क्योंकि ये जो माइलिन शीट है ये होती है लिपिड नेचर की और लिपिड्स में से कंडक्शन नहीं होती। तो बेसिकली ये जो डिप्रेशंस बनी होती हैं, जब करंट फ्लो करता है तो वो इन एक एक डिप्रेशन से जंप करके दूसरे डिप्रेशन में जाता है और इस तरह जो आपका कंडक्शन है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेल बॉडी है इसे सोमा भी बोलते हैं और सोमा और पेरिकैरियन भी बोलते हैं। ठीक है, इस सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, हिलॉक ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है।
अब हम वन बाय वन ना थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, सेल बॉडी वगैरह को। तो सेल बॉडी में बेसिकली क्या है, इसी में आपके सारे न्यूक्लियोलस ऑर्गन्स वगैरह ये सब प्रेजेंट है। यूजुअली इनमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट आपके जो सिंपैथेटिक होते हैं नर्व्स और सेंसरी गैंग्लिया पे, वो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होता है। आयंस की बात करें तो इसमें कॉपर, आयरन, जिंक प्रेजेंट होता है, एज वेल एज आपका मेलेनिन भी इनमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो नर्व सेल बॉडी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी वजह से, किसी टॉक्सिन्स की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो फर्दर फिर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और न्यूरॉन की एबिलिटी नहीं होती रीजेनरेशन की। यानी कि एक बार अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो परमानेंट डैमेज है। इसीलिए जो आप पोलियो वायरस होता है, ठीक है, जो पोलियो मिलाइटिस कॉज करता है, वो बेसिकली क्या करता है, इन्हीं न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, और फिर आपके पास जो वो पर्सन होता है उसे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके न्यूरॉन का, इसे नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये नर्व सेल बॉडी से एक्सटेंड करता है, और ये जो है आपकी नर्व नर्व के साथ, नर्व मसल के साथ और टिश्यूज के साथ जंक्शंस भी बनाता है, जिन्हें हम साइनेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सॉन हिलॉक वो जगह है जहां से ये सेल बॉडी से एक्सटेंड करता है। इसके अंदर भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। वो एक्सॉन फाइबर्स जो कि आपके पेरिफेरी से, यानी कि आपके लिम्ब से सिग्नल लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, उनको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। और जो आपके इम्पल्सेस लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी तक, उन्हें हम बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। उसके बाद इनका जो साइज की अगर हम बात करें तो लेंथ फ्यू मिलीमीटर से लेकर मीटर्स तक इनका है। ठीक है, एक्सॉन कोलेटरल्स वो होते हैं, बेसिकली जो एक्सॉन फाइबर जो होता है, मेन फाइबर, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उनको बेसिकली हम बोल देते हैं एक्सॉन कोलेटरल्स। और एक्सॉन कोलेटरल्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ठीक है, और उन्हें हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स या एक्सॉन टर्मिनलिस। देन आपका आ जाता है डेंड्राइट। डेंड्राइट बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या ब्रांचेस को बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रिसीव करना इंफॉर्मेशन को और उसे कंडक्ट करना टुवर्ड सेल बॉडी। अब इसमें भी वो सारे इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपकी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन हम दो तरह से करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोलॉजी, ये शेप। अब यूनिपोलर न्यूरॉन आ जाते हैं इनमें सबसे पहले। ठीक है, यूनिपोलर या मोनोपोलर। इनमें क्या होगा, इनमें आपके पास इसमें जस्ट वन प्रोसेस होता है जो कि आपकी एक्सॉन की तरह काम करता है, मतलब इसमें डेंड्राइट नहीं है, इसमें जस्ट एक न्यूरॉन, इसमें जस्ट एक सेल बॉडी है और एक एक्सॉन है। ठीक है, ये वाले न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली आपकी नर्व है जो कि क्रैनियल नर्व की टाइप है और आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आ जाती है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इनमें आपका क्या है, इनमें एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों एक ही स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, एक ही से ओरिजिनेट होंगे और दो में डिवाइड हो जाएंगे। एक डेंड्राइट की तरह काम करेगा, एक आपका एक्सॉन की तरह काम करेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट में आपको नजर आ रही है ये आपकी यूनिपोलर न्यूरॉन है। ये जो आपको फोर्थ पे नजर आ रही है ये आपकी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो आपको सेकंड पे नजर आ रही है बाइपोलर है, और यहाँ पर आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन नजर आ रही है। अब बाइपोलर में क्या होगा, बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा। ठीक है, जो डिफरेंट साइड्स ऑफ सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं।
ये कहाँ पर होते हैं इस तरह के आपके न्यूरॉन्स? ये आपकी यूजुअली रेटिना ऑफ आई में होते हैं, ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं और इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिनमें काफी सारे डेंड्राइट्स और काफी सारे और वन एक्सॉन होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं यूजुअली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। अब उसके बाद है न्यूरॉन विदाउट एक्सॉन। अब ऐसे न्यूरॉन जिनमें कोई एक्सॉन नहीं है, जस्ट आपके डेंड्राइट्स हैं, तो ऐसे न्यूरॉन आपके जो है रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, उसमें एमाक्राइन सेल्स में। उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं इन्हें। एक आते हैं सेंसरी और रिसेप्टर न्यूरॉन, दूसरे आते हैं मोटर और इफेक्टर न्यूरॉन्स। सेंसरी वाले क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं, और मोटर वाले क्या करते हैं, ब्रेन से सिग्नल लेते हैं और इफेक्टर ऑर्गन्स तक भेजते हैं। सेंसरी में कौन कौन से सेंसेशन को ये फील करते हैं, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इन सब चीजों को। उसके बाद अब हमने ना अपना नेक्स्ट टिश्यू पढ़ना है, जो कि आपका है मसल। मसल बेसिकली इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। इसमें आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, और जो इनकी आप कह लें कि स्ट्रेच होती हैं और अनस्ट्रेच होती हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। ये बेसिकली आपके किससे बने होते हैं, बेसिकली ये आपकी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब इनकी मूवमेंट की वजह से या तो पूरा ऑर्गन मूव करेगा या आपकी बॉडी का कोई पार्ट, उनमें मूवमेंट जनरेट होती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इनके ओरिजिनेशन की, तो ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन से ही होता है। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इसका देखें, इसका ओरिजिन देखें तो अब जो आपकी बॉडी का 40 to 50% टोटल बॉडी वेट है, वो किस पे रिलाई कर रहा है, वो टोटल आपके मसल्स पे रिलाई कर रहा है। आपके जो है तीन टाइप के मसल्स होते हैं, आपके कार्डिक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। मसल सेल्स की अगर हम बात करें, सिंपल मसल सेल की, तो इन्हें हम मायोसाइट्स भी बोलते हैं, मायोफाइबर्स भी बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंबाइनली, ये जो सेल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ये आपके मसल टिश्यू बना रहे हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं और मोस्टली जो है आपके एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनमें जो फिलामेंट्स होते हैं, जिनमें जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वो डिफरेंट लेंथ और शेप के इनमें इन सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा कि थ्री टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल। बेसिक रोल क्या है इनका? बेसिक रोल है कि ये मूवमेंट में और मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेंटेन करते हैं आपकी पोस्चर को, आपकी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, आपके ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, जैसे कि पंपिंग ऑफ हार्ट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उसकी पंपिंग में। उसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फूड के डाइजेशन और प्रोपल्जन में इनका रोल है। सबसे पहले जो हम सेल इनमें पढ़ेंगे वो है आपके स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली आपको, जैसे आप इनकी शेप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सेंटर से क्या होते हैं, सेंटर से राउंड है, इलोंगेटेड है, और साइड्स जो है इनकी टैपर्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल चिपटी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप और टैपर्ड शेप, ठीक है। अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें क्रॉस स्ट्राइएशन ये इनमें क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती। अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप इन्हें देखें, इनमें मेनली जो होती हैं आपकी ये
मायोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका जो अगर आप मसल सेल्स की बात करें, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल्स में, इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं और उसकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलिमा बोलते हैं। अब ये जो इसके अंदर आपको छोटे छोटे फाइबर्स से नजर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ये बेसिकली कौन से होती हैं, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पे कंसिस्ट करती हैं। और एक आपकी थिन आ जाती है, एक आपकी थोड़े थिक फाइबर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इनका जैसे बाकी की सेल मेम्ब्रेन है उन पे कंसिस्ट करता है। इसमें एक एक्स्ट्रा कोड प्रेजेंट होता है जो कि आपका होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियस देखें तो वो आपका सेंटर में होता है, रॉड शेप का होता है। और वो इसके बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें तो उसमें मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपके एक्टिन और मायोसिन आ जाते हैं। एक्टिन की बात करें तो ये 5 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और मायोसिन की बात करें तो 10 to 15 नैनोमीटर इन डायमीटर ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो स्मूथ मसल्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो है बेसिकली ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे आपकी बॉडी में जिनकी जो ल्यूमेंस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, जिनके अंदर खाली जगह होती है। फॉर इंस्टेंस यार मामा, फॉर इंस्टेंस आपका जो आ जाता है आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, इसमें आपकी जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। इन सब के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, इन सब में आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स बेसिकली जो एनिमल्स का फ्लैश पार्ट होता है या मीट पार्ट होता है वो इसी पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये पिंक कलर के अपीयर होते हैं। इनमें आपके ना यूजुअली ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसे हम मसल बंडल भी बोलते हैं, मसल फाइबर्स भी बोलते हैं और टेसिक्यूलाइज भी बोलते हैं। अब अगर हम इनकी थोड़े से सेल की शेप्स देखें और इसमें इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये मसल जो होते हैं बंडल्स की फॉर्म में होंगे। अब अगर एक मसल बंडल को आप देखेंगे तो उसके अंदर फेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। एक फेसिकल को देखेंगे तो उसके अंदर कई सारे आपके मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और एक मसल फाइबर या मसल सेल को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। अब ये जो सार्कोमियर है इसमें आपके एक्टिन और मायोसिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और आपकी जेड लाइन भी बना रहे होते हैं, एच जोन भी बना रहे होते हैं। अब बेसिकली एक्टिन और मायोसिन कैल्शियम की प्रेजेंस में, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है और जब कैल्शियम आपका इनसाइड द सेल मूव करेगा तो वो इस एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग करवाएगा। जब ये एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होगी तो ये आपका फाइबर क्या हो जाता है, ये फाइबर शॉर्ट हो जाता है और आप में आपके जो मसल होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। यूजुअली ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, साइड से ये भी टैपर्ड होते हैं। ठीक है, और मसल्स बेसिकली जो है आपके ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और टेंडन्स और लिगमेंट्स वो चीजें हैं जो आपके मसल को बोन के साथ अटैच करवाती हैं और तभी आपकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें भी एक्स्ट्रा कोड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। उसके बाद न्यूक्लियस अगर हम इसमें देखें तो इसमें न्यूमरस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को देखें तो उसमें उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें हमने सार्कोमेयर का भी स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, इसमें वही मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनमें आपके एक्टिन और मायोसिन आ जाते हैं। मेनली ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पैरेलल फिलामेंटियस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इनके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेलिज जो आपके आ जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और राइबोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स भी
इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इस मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें ज़्यादा स्टोरेज, इनमें ज़्यादा ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होगा जिसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, और फिर आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा होता है, सो दैट आपके एटीपी की फॉर्मेशन की जा सके। कार्डिक मसल की बात करें तो कार्डिक मसल स्ट्राइएटेड होती हैं, इनमें स्ट्राइएशंस ये जो होते हैं ना ब्रांचिंग से स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ब्रांचिंग इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको यहाँ पर क्रॉस स्ट्राइएशंस भी नजर आ रही हैं और इसमें आपको इंटरकलेटेड डिस्क भी नजर आ रही है। इंटरकलेटेड डिस्क बेसिकली यूजुअली एक सेल को दूसरे से सेपरेट कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरकनेक्टेड ब्रांच स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिंसिटियल नेटवर्क या सिंसिटियल अरेंजमेंट। यही रीजन है कि ये जो आपकी कार्डिक मसल सेल्स होते हैं ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या एक साथ रिलैक्स होते हैं फॉर द सेम रीजन कि आपकी जो एट्रियम्स होती हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उनका इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिंसिटियम बोलते हैं। अच्छा, अब जो आपके अगर हम बात करें इनके सेल्स को भी हम मायोसाइट्स ही बोलेंगे। इसमें भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें ओवल न्यूक्लियस होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। अगर इसके सार्कोप्लाज्म की बात करें तो सार्कोप्लाज्म जो होता है इसका उसमें क्रॉस स्ट्राइएशंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ग्लाइकोजन या फैट डिपॉजिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ना आपके कार्डिक मसल्स ओल्ड हो जाते हैं तो इसमें एक और कंपाउंड भी नजर आ जाता है जिसे हम कहते हैं लिपोफ्यूसिन, लिपोफ्यूसिन पिगमेंट। उसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा एबंडेंटली पाया जाता है। इसमें आपके इसके साथ साथ गोल्जी अपरेटस वगैरह भी होता है। करेक्टरिस्टिक्स अब देख लेते हैं एक मसल की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। 4 टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आपके मसल में होनी चाहिए सो दैट वो प्रॉपरली क्या कर सके, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। सबसे पहला आता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है, ये एबिलिटी होती है बेसिकली आपके मसल टिश्यू की टू रिसीव और रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलाई। जैसे ही आपका कोई सिग्नल आता है, ठीक है, उसको रिसीव करने की एबिलिटी होती है ये बेसिकली, और जैसे ही आप उसे रिसीव करें तो साथ ही आप मसल सेल में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अंडर द एक्शन ऑफ स्टिम्युलाई आपके मसल सेल्स ने आपकी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब एक्शन पोटेंशियल तो आ गया, ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल के रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में आपके कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और आपके जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और शॉर्टन हो जाते हैं उस एबिलिटी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। उसके बाद आती है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि मसल जो है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उनकी शेप जो है प्रॉपरली वो जो पहले थी वो नहीं आ रही। तो फंक्शंस अब देख लेते हैं। फंक्शंस बेसिकली यही है कि आपके मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें आपके दोनों एक्शंस आ जाते हैं, आपको वॉलेंट्री भी आ जाता है, इनवॉलेंट्री भी आ जाता है। कार्डिक मसल्स और कार्डिक मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो आपके बाकी ऑर्गन्स में और आपकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपकी बोन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं, उनको आप खुद कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी जो दोनों मसल्स हैं वो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और वो इनवॉलेंट्री मोशंस या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर की बात करें तो स्केलेटल मसल्स का मेन रोल है। ठीक है, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग में, स्टेशनरी पोजीशन में
तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन ऑफ हीट की बात करें तो देखिए, प्रोडक्ट हीट कब प्रोड्यूस होती है? हीट तब प्रोड्यूस होती है जब एनर्जी को जनरेट किया जाता है। एनर्जी जनरेशन का जो आपकी बॉडी में प्रोसेस है वो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जब एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है और जब एटीपी को कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब जब आपका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एक बॉन्ड बॉन्ड टूटता है और उसके रिजल्ट में किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। तो यही रीजन है कि आपके मसल सेल्स ही क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, इसलिए 80% ऑफ जो बॉडी हीट होती है वो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में ही जनरेट होती है। उसके बाद ना इसका एक टेबल है जिसमें इन तीनों का डिफरेंस बताया हुआ है। ये आप हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार इसे रीड कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब बेसिकली हमने नर्व पढ़ी, हमने मसल पढ़ा। अब नर्व और मसल के दरमियान में जो कनेक्शन है, ठीक है, उसको बेसिकली बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें देखिए, अगर तो आपके नर्व और मसल के दरमियान में कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि नर्व का काम है बेसिकली आपकी स्टिम्युलाई को रिसीव करना और सिग्नल लेके जाना और लेके आना। ठीक है, अगर नर्व नहीं होगी तो कोई भी स्टिम्युलाई रिसीव नहीं होगा और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए आपके नर्व और मसल्स में एक कनेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये जो इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स भी बोलते हैं उसे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट पे आपकी क्या होती है, इसी पॉइंट पे आपके नर्व और मसल जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, इंटरलिंक होते हैं या एक दूसरे में सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। इस ये जो साइनेप्स का स्ट्रक्चर है इसे हम डिटेल में आपके नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।